अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हार्ट ब्लॉक्स की। अब हार्ट ब्लॉक होता क्या है? इसमें ब्लॉक ऑफ सिग्नल्स हो जाते हैं विद इन इंट्राकार्डियक कंडक्शन पाथवे। अब इंट्राकार्डियक कंडक्शन पाथवे क्या है? ये जैसे हार्ट बना हुआ है, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट एट्रिया, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब इधर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से आगे पल्सेस हो जाती हैं एवी नोड में, एवी नोड से आगे बंडल ऑफ ईस और परकिंजी फाइबर में जाती हैं। अब इनमें किसी जगह पे ब्लॉक हो जाए तो आगे इम्पल्सेस जा नहीं सकेंगी, इसे कहेंगे हार्ट ब्लॉक। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक ऐसे ब्लॉक होता है और एक एवी ब्लॉक होता है। जो ऐसे ब्लॉक है इसमें ब्लॉकेज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड बिफोर इट एंटर्स एट्रियल मसल। ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकलती है उसने पहले एवी मसल्स में जाना होता है और फिर वहाँ से एवी नोड में जाना होता है। अब ये एट्रियल मसल्स में जाने से पहले ही किसी जगह पे ये ब्लॉक हो जाए तो उसे कहते हैं ऐसे नोड ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक। और इसमें ईसीजी में क्या चेंज आता है? ईसीजी में सिजेशन ऑफ पी वेव हो जाती है और वेंट्रिकल्स में इम्पल्स नहीं जा रही होती ऐसे नोड से, तो वो अपना न्यू रिदम जनरेट कर लेते हैं। और जो न्यू रिदम इन वेंट्रिकल ड्यू टू इम्पल्स ओरिजिनेटिंग यूजुअली इन द एवी नोड एंड रेट ऑफ QRST कॉम्प्लेक्स इज स्लोड बट नॉट अल्टर्ड। और उसके बाद आता है सेकंड पे एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक में क्या होता है कि ये ओनली मीन बाय विच इम्पल्स पास फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज़ एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं एवी ब्लॉक के? ये 4 कॉजेज़ बताए हैं इसने। इस्कीमिया है सबसे पहले, एवी नोड का इस्कीमिया हो जाता है या एवी फाइबर्स का इस्कीमिया हो जाता है जिसकी वजह से डिले हो जाती है कंडक्शन या ब्लॉक हो जाती है। और दूसरे नंबर पर आता है कंप्रेशन हो जाती है एवी नोड की या एवी बंडल की किसी स्कार की वजह से या कैल्सीफाइड पोर्शन की वजह से, हार्ट में कहीं वैल्व की कैल्सिफिकेशन हुई हो तो उस वजह से। और थर्ड पे है इन्फ्लेमेशन हुई हो, जैसे मायोकार्डाइटिस होता है डिप्थेरिया में या फिर ड्यूमेटिक फीवर में। देन वेगस नर्व की एक्सट्रीम स्टिमुलेशन हो जाती है जो हार्ट को ब्लॉक कर देती है, जैसे कि कैरोटिड साइनस सिंड्रोम में स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर होती है और फिर ब्लॉक हो जाता है। और टाइप्स ऑफ एवी ब्लॉक हैं, ये आगे फर्दर 2 तरह के हैं, एक इनकम्प्लीट है और एक कंप्लीट है। अब इनकम्प्लीट में आगे फिर फर्दर 2 इसकी डिग्रीज़ हैं, एक फर्स्ट डिग्री है और सेकंड डिग्री है। और सेकंड डिग्री की आगे फिर 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और कंप्लीट जो है उसे थर्ड डिग्री ब्लॉक कहते हैं। अब जो इनकम्प्लीट ब्लॉक है ना, ये एक्चुअली इसको फर्स्ट डिग्री ब्लॉक भी कहते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है कि इसमें डिले ऑफ कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में जो इम्पल्सिस है ना, वो इम्पल्सिस की जो कंडक्शन है ना वो स्लो हो जाती है। स्लो होगी तो पीआर इंटरवल जो ईसीजी पे है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हार्ट ये स्लो कम कब होती है? पीआर इंटरवल कम नॉर्मल इसका जो पीआर इंटरवल का वो ये है ना, ये 0.1 सेकंड है। और ये कम कब होता है? जब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ होगी तो फिर इसका इंटरवल दरमियान में ये कम रह जाएगा। और अगर स्लो हार्ट बीट हो रही हो तो ये पीआर इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर 0.20 सेकंड से ज़्यादा हो जाए पीआर इंटरवल तो इसे कहते हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, और इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। और ये मोस्टली 0.20 से 0.30 तक ही रहता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ये 0.35 से 0.45 सेकंड तक चला जाए। बिकॉज एट दिस टाइम कंडक्शन डिप्रेस सो मच डैट इट स्टॉप्स एंटायरली। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसमें कंडक्शन एवी बंडल के थ्रू इतनी स्लो हो जाती है कि पीआर इंटरवल जो है ना 0.25 से 0.45 सेकंड तक कम वो ज़्यादा हो जाता है इंटरवल, यानी टाइम ज़्यादा हो जाता है और इम्पल्स स्लो जा रही है। तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल है उस इम्पल्स का तो वो एवी बंडल के थ्रू पास करके आगे चली जाएगी, लेकिन अगर उसका एक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो वो आगे पास ही नहीं करेगी। फिर एट्रियल पी वेव तो आएगी लेकिन आगे पास नहीं कर रही तो QRST कॉम्प्लेक्स या QRST वेव है ईसीजी में वो डिसअपियर हो जाएगी। इसको ड्रॉप बीट ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं। और ये है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में को वेंग बैक पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल है ना जो वो प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो जाता है अंटिल एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी जो पीछे से इम्पल्स पी वेव आ रही थी ना, इम्पल्स आ रही थी ना ऐसे से, वो एवी से आगे पास नहीं कर सकती। फिर तब QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आता
और वो वेंट्रिकुलर बीट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद फिर से रीसेट हो जाता है ये रिदम और नॉर्मल साइकिल शुरू हो जाता है। इसमें जो ड्रॉप बीट है ना उसका नंबर फिक्स नहीं होता, कभी 2 के बाद 1 ड्रॉप हो जाती है, कभी 3 के बाद 1 हो जाती है, कभी 3 के बाद 2 हो जाती हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है। इस जैसे ये है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसमें ये कि बिनाइन कंडीशन है ये, और इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता, और ये ऑलवेज ऑलमोस्ट का कॉज बाय AV नोड एबनॉर्मेलिटी। दैन टाइप 2 में फ़िक्स नंबर ऑफ नॉन कंडक्टेड P वेव्स होती हैं फॉर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स, यानी कभी तो इसकी रेशो 2:1 है, कभी 3:2 है, कभी 3:1 है, यानी 2 P वेव्स फॉर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स, डेट इज़ 1 P वेव सिग्नल नॉट कंडक्टेड। और 3:2 का मतलब कि 3 P वेव्स फॉर एवरी 2 QRS, 3:1 का मतलब 3 P वेव्स फॉर एवरी 1 QRS कॉम्प्लेक्स। और इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज्ड बाय बंडल ऑफ हिस परकिंजी सिस्टम एबनॉर्मेलिटी। और क्लिनिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये रिक्वायर इम्प्लांटेशन ऑफ पेस मेकर, प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और कार्डियक अरेस्ट। यानी अगर किसी को टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो तो उसको इम्प्लांटेशन ऑफ पेस मेकर रिक्वायर होती है ताकि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या कार्डियक अरेस्ट से फ्यूचर में बचा जा सके। अब आता है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें इसको कंप्लीट AV ब्लॉक भी कहते हैं। When conditions causing poor AV bundle or AV node becomes severe enough to block impulses completely from atria to ventricle, then it is 3rd degree heart block. In this, ventricles spontaneously establish their own signals, usually originating in AV node or bundle distal to block. P wave इसमें डिसोसिएट हो जाती हैं फ्राम QRS कॉम्प्लेक्स से। इसमें P वेव तो आ रही होती हैं ऐसे नोड से अपनी मर्ज़ी से, और जो QRS कॉम्प्लेक्स है ना ये बंडल ऑफ हिस या AV बंडल्स या आगे परकिंजी फाइबर में कहीं से भी उसमें डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं, और फिर QRS कॉम्प्लेक्स आता है वेंट्रिकल्स में। और देयर इज़ नो रिलेशन इन रिदम इन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर बिकॉज वेंट्रिकल हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम एट्रियल कंट्रोल एंड बीटिंग एट देयर ओन रेट विच ऑफनली कंट्रोल्ड बाय AV नोड और बंडल। फिर आता है स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जब ब्लॉक हो जाती हैं AV से आगे इम्पल्सिस आना AV नोड से या AV बंडल से, तो वेंट्रिकल जो है ना वो स्प्रेस हो जाते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए 5 to 30 सेकंड के लिए ना स्प्रेस हो जाते हैं वो, और अपनी कोई इम्पल्स जनरेट नहीं करते। और फिर कुछ जब वो बीट नहीं करेंगे तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी हार्ट में, वो ब्रेन में, तो ब्रेन कांट रिमेन एक्टिव फॉर 4 to 7 सेकंड, मोर देन 4 to 7 सेकंड विदाउट ब्लड, और पेशेंट फेंट होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अब जब कुछ टाइम गुजरता है ना, ये 30 सेकंड गुजर जाते हैं, तो फिर वेंट्रिकुलर एस्केप स्टार्ट हो जाता है, और परकिंजी फाइबर जो हैं वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं 15 to 40 टाइम्स पर मिनट रिदम से। फिर वेंट्रिकुलर बीट करते हैं 15 to 40 हार्ट रेट होता है फिर वेंट्रिकल बीट करने का, और ब्लड सप्लाई ब्रेन तक चली जाती है। फिर रैपिड रिकवरी फ्रॉम फेंट, पेशेंट जो बेहोश हुआ होता है वो वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है। और ये इसी तरह पीरियोडिक फेंटिंग स्पेल्स है ना, इसे कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम।